हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 1 जो अपना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेक्चर नंबर 1 जिसने अभी तक नहीं देखा है पहले उसको जाके देखो, उसके बाद इसको स्टार्ट करो। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम बात कर रहे थे आवेश क्या होता है, क्या क्या आवेश के गुणधर्म हैं। आपको 6 गुणधर्म मैंने वहां पे बता दिए थे, आप एक और नोट कर लो, गुणधर्म नंबर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डलवा के लिखवा रहे हैं। भाई जो आपका आवेश है वो अगर स्थिर अवस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में हो, आवेश आपका स्थिर अवस्था में हो और गतिशील अवस्था में हो, तो कौन कौन से वो क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्थिर अवस्था का मतलब है उसका वेग क्या हो, 0 हो। गतिशील अवस्था का मतलब है वेग 0 नहीं हो, कुछ ना कुछ वेग से चल रहा हो। ठीक है, अब गतिशील अवस्था में भी 2 केस हो सकते हैं। एक तो उसका वेग क्या हो, नियत, कि वो नियत वेग से गतिशील हो। एक उसका वेग नियत नहीं हो। वेग नियत नहीं हो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा हो, कोई त्वरण या मंदन हो रहा हो, एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन उसमें हो रहा हो। तो आपके पास यहाँ पे 3 केसेस हैं, 3 स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं। एक जब आवेश अपना स्थिर है, एक नियत वेग से गतिशील है और एक त्वरित वेग से गतिशील हो। तीनों ही बात समझ रहे हो ना, एक स्थिर नियत वेग से गतिशील हो या त्वरित वेग से गतिशील हो, तो कौन कौन से क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है, ये भी इसका एक गुणधर्म है। जब स्थिर अवस्था में होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र, तो क्या उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम ई वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नियत वेग से गतिशील हो तो करता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई वेक्टर एंड चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। जब त्वरित वेग से गतिशील हो तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे या विकिरणे, विकिरणे भी बोल सकते हो आप, वैद्युत चुंबकीय विकिरणे यानी कि ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपनी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कहां से उत्पन्न हुई है, कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये कंसेप्ट सभी का क्लियर है ना, कि जब स्थिर अवस्था में अपना आवेश होगा तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। गतिशील जब नियत वेग से होगा तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। जब त्वरित वेग से होगा तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत चुंबकीय विकिरण। नोट करो इसको, हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आवेशन की, आवेशन की विधियां। आवेशन क्या होता है, आवेशन, आवेशन होता है किसी भी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की विधि। आवेशन क्या होता है, किसी भी हम वस्तु पर आवेश प्रकट करें वही क्या होता है, आवेशन। ठीक है ना, हम आवेश को उत्पन्न तो नहीं कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये बात क्लियर है। हम आवेश को स्थानांतरित करते हैं, यानी हमने एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या करते हैं, आवेश को स्थानांतरित करते हैं इलेक्ट्रॉनों की फॉर्म में। ठीक है ना, तो आवेशन क्या है, किसी भी वस्तु पर आवेश प्रकट करना ही क्या कहलाता है, आवेशन। अब हम आवेशन कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, इतनी बात तो आपको पता है ना, कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की वस्तु में कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी किसको बताती है, धनावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पे होती है उस पे आता है ऋणावेश। ठीक है ना, आवेशन, आवेशन क्या है, आवेश प्रकट करना ही क्या कहलाता है, आवेशन। किसी वस्तु पे आवेश प्रकट करना क्या कहलाता है, आवेशन।
अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई वस्तु में तो धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान है तो वस्तु कहलाएगी अपनी उदासीन। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं आवेशन की कितनी विधियां होती हैं। आवेशन की आपको 3 विधियां बताई जाएंगी यहां पे। नंबर फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर सेकंड, चालन द्वारा आवेशन। और नंबर थर्ड, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो नंबर थर्ड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों के ही बारे में हम बात कर लेते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है और प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। नंबर फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन। देखो नाम से ही क्लियर है, घर्षण द्वारा। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिससे दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की यही विधि क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है ना, आप लिख लें इसको। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। आवेशन की यह विधि घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। क्लियर है? इसमें ध्यान रखें कि जैसे हमने दो वस्तु, पहले क्या थी, उदासीन थी, दोनों ही वस्तुएं पहले क्या थी, उदासीन। जैसे ही हमने इनको घर्षण कराया, तो घर्षण कराने पर मान लो हमने इनको क्या किया, घर्षण, हमने क्या किया, इनको रगड़ा है यहां पे, तो एक से दूसरे में क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो कौन सी हो गई, पॉजिटिव, जिस पे इलेक्ट्रॉन गए वो कौन सी हो गई, नेगेटिव, यानी धनावेशित, ऋणावेशित। अब इसमें आपके पास एक वस्तु है धनावेशित, दूसरी वस्तु क्या है, ऋणावेशित। तो इसमें आप ये बात ध्यान रखें भाई, इसमें से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इस पे +2, इस पे तो आवेश क्या आ गया, +2, और इस पे -2, यानी दोनों ही वस्तुओं पे आवेश होगा जो परिमाण में क्या होगा, समान होगा। परिमाण में क्या होगा, समान होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश यहां पे उत्पन्न होगा। मान लो यहां पे +Q आवेश है, तो यहां पे होगा -Q आवेश। इतनी बात क्लियर है? ये कंसेप्ट आप याद रखें। जैसे हम घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं, तो दोनों ही वस्तुओं पर आवेश समान, परिमाण में तो समान होता है, लेकिन प्रकृति क्या होती है, विपरीत। एक पे धनावेश तो दूसरे पे क्या होगा, ऋणावेश होगा। इतनी बात क्लियर है? जैसे ही हम ये भी देखते हैं कि आकाशीय जो बिजली है आपकी, क्या, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली भी किसका उदाहरण है, घर्षण द्वारा आवेशन का ही उदाहरण है। बड़े बड़े बादल जब आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, आकाशीय बिजली चमकती है। क्लियर है इतनी बात? जो आकाशीय बिजली है वो भी किसका उदाहरण है, घर्षण वैद्युत का ही उदाहरण है। क्लियर है ना? और आप बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में बताए थे आपको। हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे, तो वहां भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में, तो कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। ऐसे ही हमने एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल ली थी, तो वो जितने भी एग्जाम्पल थे हमने वहां पे डिस्कस कर लिए थे। तो वो सभी क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। समझ गए? नंबर सेकंड बात करते हैं। देखो डेफिनेशन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप लिखते रहिए, और फिर भी अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए और वहां पे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। ठीक है। नंबर सेकंड, चालन द्वारा आवेशन। चालन क्या है भाई? जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के हम संपर्क में लेके आते हैं, क्या करते हैं, जब एक आवेशित वस्तु को, मान लो ये एक आवेशित वस्तु है और ये एक अनावेशित वस्तु है, कुचालक स्टैंड पे दोनों रखी हुई है।
जब हम एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं, संपर्क मतलब दोनों को हम क्या करवाते हैं, स्पर्श करवाते हैं। ये अपनी आवेशित थी, ये उदासीन। तो होता क्या है, आवेशित वस्तु से आवेश किस में चला जाता है, उदासीन वस्तु में चला जाता है। आवेशित वस्तु से आवेश किस में चला जाता है, उदासीन वस्तु में चला जाता है, और दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाती हैं, जैसे ही दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी तो प्रतिकर्षण के द्वारा अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो दोनों ही वस्तुओं पे आवेश है वो परिमाण में भी समान होता है। जैसे मान लो इस पे था अपना Q आवेश और ये तो उदासीन है, तो इस पे तो आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पे इस पे भी Q/2 आवेश हो जाएगा, इस पे भी Q/2, दोनों पे ही इसका आधा आधा आवेश चला जाता है। ठीक है ना, दोनों में ही आवेश परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में भी समान ही होता है। यहाँ पे दोनों पे देख रहे हो ना, प्लस है, वहां पे प्रकृति में क्या था, विपरीत था। ये कंसेप्ट आप यहाँ पे याद रखें, दोनों ही प्रकृति में समान तथा परिमाण दोनों में क्या होते हैं, समान। मान लो ये कोई आवेशित वस्तु है, इस पे आवेश है Q, ये अनावेशित वस्तु है लेकिन कैसी है, चालक है। हमने दोनों को जब स्पर्श करवाया तो इसका आधा आवेश इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों पे आधा आधा आवेश हो जाएगा, परिमाण में भी समान और प्रकृति में भी समान। तो ये है अपना चालन के द्वारा आवेशन। क्लियर? नंबर थर्ड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर थर्ड क्या है अपना, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में ना तो हम वस्तुओं को घर्षण करवाते हैं ना ही स्पर्श करवाते हैं, बस क्या करते हैं, बिना स्पर्श किए हुए उदासीन वस्तु को या एज अनावेशित वस्तु को हम क्या कर दें, आवेशित कर दें। इस विधि के द्वारा किसी आवेशित वस्तु द्वारा बिना स्पर्श किए अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। क्लियर है? इस विधि द्वारा बिना स्पर्श किए आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को क्या किया जाता है, अनावेशित। हम धातु लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, धातु, जिसको क्या करेंगे, आवेशित। इसको समझने के लिए देखो, आपके पास दो धातु के गोले हैं, दोनों धातु के गोले हैं, ध्यान रखें ये बात, दोनों उदासीन हैं। हम क्या करेंगे, इसके पास एक आवेशित छड़ लेके जाएंगे। आपके पास कोई आवेशित छड़ है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही हम उदासीन गोलों के पास आवेशित छड़ लेके गए तो होता क्या है, इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लेके जाते हैं तो क्या होता है, तो होता यह है कि जो आपकी अनावेशित वस्तु है इसके पास वाले सिरे पर, आप इधर से लेके आ रहे हो आवेशित वस्तु, इसके पास वाले सिरे पर इसकी विपरीत ध्रुवता का आवेश, जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, तो पास वाले सिरे पर विपरीत ध्रुवता का आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान ध्रुवता का आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरण दोबारा से समझे, प्रेरण क्या है, जब हम किसी अनावेशित चालक गोले के पास एक आवेशित वस्तु लेके जाते हैं, आवेशित जो भी छड़ लेके जा रहे हो, तो इसके पास वाले सिरे पर इसके विपरीत ध्रुवता, विपरीत ध्रुवता मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और दूर वाले सिरे पर समान ध्रुवता का आवेश प्रेरित हो जाता है। यही मेथड क्या है अपना, प्रेरण द्वारा आवेशन। यही विधि क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसी बात को हम यहां पे समझते हैं। देखो, जैसे ही हम इन दोनों गोलों के पास आवेशित ये छड़ लेके आए, इसके पास वाले सिरे पर क्या होगा, इसके पास वाले सिरे पे होगा विपरीत ध्रुवता यानी कि माइनस, और दूर वाले सिरे पर समान ध्रुवता का आवेश क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? इसके बाद हम अगर दोनों गोलों को अलग अलग भी कर ले थोड़ा, तो भी ये आवेश ऐसे ही बना रहेगा, यानी आकर्षण यहां माइनस, यहां प्लस। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम छड़ को हटा लेंगे, हमने जैसे ही छड़ को हटाया यहां से, तो छड़ के हटाते ही ये आकर्षण के कारण दोनों पास पास आ जाएंगे, प्लस यहां पे माइनस यहां पे। अभी तो इस छड़ की वजह से ये ऐसे कैसे बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हमने इस छड़ को हटाया
तो दोनों ही गोलों पे आवेश कैसे हो जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस। ये ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में बनाओ इसको, इतना गैप नहीं देना है, बिल्कुल कम देना है, इधर प्लस। ठीक है, अब हम इन दोनों गोलों को जब सेपरेट कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये आवेश है जो ये प्लस अपना इस पे पूरे में फैल जाएगा और इसमें माइनस पूरे में फैल जाएगा। ठीक है ना, तो ये है अपना प्रेरण के द्वारा आवेशन। क्लियर है, प्रेरण द्वारा आवेशन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम किसी अनावेशित चालक गोले के पास एक आवेशित छड़ लेके जाते हैं तो उसके पास वाले सतह पर विपरीत ध्रुवता का आवेश तथा दूर वाले सतह पर समान ध्रुवता का आवेश प्रेरित हो जाता है। आवेशन की यही विधि क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर, लिख लें इस बात को जो अभी मैंने बोला है। तो ये थी आवेशन की 3 विधियां। अब हम बात करते हैं विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी क्या है? विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी वस्तु पर आवेश की ध्रुवता का पता लगाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, लिख लें आप, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी वस्तु पर आवेश की ध्रुवता का पता लगाते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उस पर जो आवेश है वो कौन सा है ना, उसकी ध्रुवता क्या है, उसका हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं वो देखिए, यहां पे हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? एक कांच का बॉक्स लीजिए, ऐसा ले लीजिए, यहां पे एक धात्विक छड़ लगी हुई है। क्या लगी है? एक धात्विक छड़। यहां ऊपर लगी हुई है धात्विक घुंडी। यहां एक रबर की डोट लगी हुई है। इस धात्विक छड़ के निचले सिरे पे 2 सोने की पन्नियां लगी हुई हैं, सोने की पत्तियां हम बोल सकते हैं। इसके नीचे एक पैमाना लगा हुआ है। पैमाना, इसमें जो प्रतिकर्षण आकर्षण होगा उसको मापने के लिए, किसमें आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। अब इसमें होता क्या है वो सुनो, ये काम कैसे करता है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, समझ गए कंस्ट्रक्शन इसका? क्या इसका चित्र क्या है? देखो, ये कांच का बॉक्स ले लो कोई। कांच के बॉक्स में एक धात्विक छड़ लगी हुई है, इसमें एक रबर डोट लगी है, ऊपर धात्विक घुंडी है, और ये अपनी क्या है, आवेशित छड़। ये क्या है, आवेशित छड़ या आवेशित वस्तु। होता क्या है वो सुनो, ये जो धात्विक घुंडी होती है ये पहले से ही क्या होती है, आवेशित होती है। पहले से ही क्या होती है, आवेशित होती है। मान लो ये पहले से ही आवेशित थी, इस पे प्लस आवेश था। ठीक है, इसको पहले से ही क्या किया होता है, आवेशित किया जाता है, जिससे दोनों जो सोने की पन्नियां थी समान आवेश होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब हम उस वस्तु को लेके आते हैं जिस पे हमें उसकी आवेश की ध्रुवता ज्ञात करनी होती है। मान लो आपके पास ये वस्तु है, इस पे हमें ज्ञात करना है कि इस पे कौन सा आवेश है, तो हम इस वस्तु को यहां पे टच कराएंगे। ठीक है, अगर आप सोचो इस पे प्लस आवेश होता तो प्लस आवेश और आता इस पे, और इनका प्रतिकर्षण है और बढ़ जाता। हम माप लेते इससे, पैमाने से इनका प्रतिकर्षण क्या होता, और बढ़ता, जिससे हमें पता चलता कि इस पे जो आवेश है उसकी ध्रुवता इसके समान ही है। क्लियर है बात? यानी इसकी ध्रुवता क्या है, इसके समान ही है। अगर विपरीत ध्रुवता होता है, सोचो माइनस होता है इस पे,
तो इसको जब हम पास लेके आते तो माइनस प्लस को कुछ कैंसिल करता और इनमें क्या होता, आकर्षण होता, इनका प्रतिकर्षण क्या हो जाता, कम हो जाता, इनमें आकर्षण होता, जिस पैमाने से हम पता कर सकते हैं कि इसमें आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ध्रुवता पता लगा लोगे। अगर इसमें प्रतिकर्षण और हो रहा है तो समान प्रकृति का आवेश है, अगर इनमें आकर्षण हो रहा है तो प्रकृति कैसी है इसकी, विपरीत। अपने पास दो ही तो प्रकार के आवेश हैं, प्लस या माइनस। क्लियर है? तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी इस प्रकार से हम काम में लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना? इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेशन के आधार पर पदार्थों को तीन प्रकार में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट चालक, नंबर सेकंड अचालक या कुचालक, या आप वैद्युतरोधी भी बोल सकते हो, विद्युतरोधी। और नंबर थर्ड होता है अर्धचालक। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाहन आसानी से हो जाए, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, यानी कि धारा प्रवाहन क्या हो जाए, आसानी से हो, यानी इनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जो भी धातुएं हैं, ठीक है ना, सोना चांदी तांबा सभी क्या है, धातुएं, चालक हैं। मानव बॉडी है, ये भी चालक हैं। और चालक जिनमें धारा बहने लगे, आप रियल लाइफ में देख लेना कौन कौन से एग्जांपल है जिनमें धारा का प्रवाहन आसानी से होता है, चालक कहलाता है। अचालक या कुचालक जिनमें धारा का प्रवाहन नहीं होता है, यानी कि धारा प्रवाहन नहीं होता, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इनमें क्या नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं नाभिक के द्वारा। जैसे हम एग्जाम्पल्स लें, अपना प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, मोम, लकड़ी, कांच आदि। और भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो जिनमें धारा का प्रवाहन नहीं होता। इन दोनों के अलावा एक और बनाया गया है अर्धचालक। अर्धचालक, इसकी हम चालकता की बात करें तो चालक से कम होती है, और अचालक यानी कुचालक से अधिक, यानी ये बीच के होते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, इनकी चालकता चालक से कम, लेकिन अर्धचालक यानी कुचालक से ज्यादा, कुचालक से ज्यादा होती है। अर्धचालक नाम ही है ना, आधे आधे चालक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, ये हम इनका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में लूं सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, दो ही होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है? तो चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों के ही बारे में इंट्रोडक्शन हो गया इनका। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से बिल्कुल आपको अपने खुद के लिखे हुए नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, जैसे समझा रहा हूं बिल्कुल एक एक बात लिखी हुई मिलेगी आपको। ठीक है ना, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में। दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटे छोटे। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में ही है। मान लो ये कोई वस्तु है, दोनों उदासीन है, इससे प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इससे इस वस्तु पे जा रहे हैं। क्यों, समझ में आ रहा है? इस वस्तु से इस वस्तु पे प्रति सेकंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, एक कूलाम आवेश जाने में कितना आवेश, एक कूलाम आवेश जाने में कितना समय लगेगा? पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक कूलाम आवेश हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे भेजते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भेजने होते हैं। ठीक है ना, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा। तो एक कूलाम आवेश के लिए हमने निकाला था Q बराबर Ne, आवेश का क्वांटीकरण से निकाला था ना, जहां पे E की वैल्यू कितनी थी अपनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे हमने एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली थी, कितनी थी
6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, स्थानांतरित करने पड़ेंगे। यानी कि इस वस्तु से इस वस्तु में मैं इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दूं तो मैं बोल दूंगा 1 कूलाम आवेश इससे इस पे आ गया। इतनी बात क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, इतने इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस पे मैं भेज दूं तो मैं बोल दूंगा 1 कूलाम आवेश चला गया। अब ये प्रति सेकंड इतने आवेश इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की घात 9। तो कितना समय लगेगा इतने इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए? इसमें इसका भाग दे दो, यानी कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रति सेकंड कितने जा रहे हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो सेकंड ऊपर आ गया, तो ये आ गया टाइम। ये क्या आ गया यहाँ पे आपके पास, टाइम। सेकंड में यहां पे बच गया 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। क्लियर है? अगर आपको इसको वर्ष में बदलना है तो बदल सकते हो। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है ना, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 दिन 24 घंटे, 1 साल 365 दिन। इतनी बात क्लियर है आपके? तो सेकंड को हमें बदलना है, किसको बदलना है, सेकंड को। अगर सेकंड को मैं मिनट में बदलूं तो 60 का भाग दे देता हूं, किसमें बदल गया अभी ये, मिनट में, ठीक है, किसमें बदल गया, मिनट में। अगर मिनट को घंटे में बदलना है तो फिर से 60 का भाग दिया मैंने, अब किस में बदल गया ये, घंटे में। समझ रहे हो ना इससे? अगर घंटे को दिन में बदलना है फिर 24 का भाग और दे दो, किस में बदल गया ये, दिन में। अगर आपको इसको वर्ष में बदलना है तो फिर किसका भाग दे दो, 365 का भाग दे दो, किस में बदल गया, वर्ष में। क्लियर है इतनी बात? ये किस में बदल गया, वर्ष में। जब आप इसको सोल्व करोगे, मेरे सोल्व किया हुआ है 198 वर्ष, लगभग कितने वर्ष आते हैं, 198 वर्ष। तो आप समझ सकते हो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए भाई प्रति सेकंड जा रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9, 10 की घात 9 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रति सेकंड जा रहे हैं, तब भी 198 वर्ष लगता है 1 कूलाम आवेश जाने में। तो एक बात तो आपके माइंड में क्लियर हो रही होगी कि कूलाम जो आवेश का मात्रक है वो काफी बड़ा मात्रक है, ठीक है ना, काफी बड़ा मात्रक है। समझ गए ये? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। चलो न्यूमेरिकल नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कप जल में धनावेश तथा ऋणावेश ज्ञात कीजिए। यानी 1 कप जल है आपके पास, उसमें कितना धनावेश है कितना ऋणावेश है। वैसे तो कॉमन सी बात है कि आपके पास जो 1 कप जो जल है वो उदासीन है। भाई जल में करंट तो आता नहीं है कि हम सोचे जल में हमने उंगली डाली और उसमें करंट आ गया। जल क्या होता है, उदासीन। लेकिन उदासीन कोई भी वस्तु कब होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या हो, समान हो। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश, प्रोटॉन क्या है, धनावेश। तो कोई भी उदासीन है तो उसमें जितना ऋणावेश होगा उतना ही क्या होगा, धनावेश। तो हम कोई भी एक निकाल लेंगे, उतना ही ऋणावेश हो जाएगा, उतना ही धनावेश हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? निकालते हैं। 1 कप जल हमने मान लिया, 1 कप जल कितना मान लिया, 1 कप जल 250 ग्राम। कितना मान लिया हमने, 1 कप जल में कितना जल आ गया अपना, 250 ग्राम। आप 200 ग्राम भी मान सकते हो, 400 ग्राम, 500 ग्राम, जितना आप चाहो मान सकते हो, क्योंकि मानने में कोई बुराई नहीं है। आपकी बुक में 250 ग्राम था, उसके अकॉर्डिंग हमने कितना मान लिया, 250 ग्राम मान लिया। अब जल का अणुभार कितना होता है, अणुभार, जल का अणुभार, यानी जल का सूत्र क्या होता है भाई, H2O। क्या होता है, H2O। यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 1H1 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है ना, 1H1 1H1 8 ऑक्सीजन 16। तो ये है इसका अणुभार, 16 17 18, कितने हो गया, 18। और ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं बात करूं जल के एक अणु में, जल के
एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात भी आपको यहां से समझ में आ गई होगी। 8 9 10, ठीक है ना। एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अणुभार कितना हो गया? 18 हो गया। अब अणुओं की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। अणुओं की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या। नोट करें इस फॉर्मूले को सभी। क्या होता है? अणुओं की संख्या द्रव्यमान बटे अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 ये होता है। तो अणुओं की संख्या हम निकालें कि एक कप जल में कितने अणु होंगे भाई? किसमें निकाल रहे हैं हम? एक कप जल में, एक कप जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम। अणुभार कितना है? 18 ग्राम। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आ गया अणुओं की संख्या आ गई। फिलहाल इतने अणु हैं एक कप जल में, ठीक है। एक कप जल में कितने अणु हैं? इतने। अब एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन? इसको 10 से क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कप जल में, एक कप जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको 10 से गुणा कर दो, यानी कि 250 बटे 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। इसको हमने गुणा कर दिया 10 से, तो ये आ गए इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी बात? अब अगर इसमें हमें आवेश निकालना है, इसमें क्या निकालना है? आवेश। आवेश निकालना है। आप ऋणावेश ले लो चाहे धनावेश, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। बस ऋणावेश पे माइनस लगा देना, धनावेश पे प्लस। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह रख दो, यानी कि 250 बटे 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप सोल्व कर लेना, इतना क्या होगा? आवेश होगा। इसको सोल्व करके मैं बता देता हूं क्या है। 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। क्लियर? 23 एक 24, 24 में से 19 गए 5, और इनको जब सोल्व करेंगे तो 7 1.34, ठीक है, ठीक है ना। सोल्व किया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो आज पढ़ा है, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा था पहले उसको भी देख लेना, फिर इसको देख लेना। धीरे धीरे चलते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। और कमेंट में जरूर बताया करो आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं लगा हो, कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। लाइक करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ।